आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे और इसमें मिसलीनियस क्वेश्चन करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के, ठीक है। और हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 6 में 41 तक कर लिए थे, 42 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज का पहला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व का पाचन सर्वप्रथम मुख में होता है? किसका? जैसे ही हम लोग मुख में भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायरिन एंजाइम पाया जाता है, जो किसको किसमें कन्वर्ट करता है? तो हमने क्या बताया था, मंड को, हाँ शर्करा, जिसको शर्करा, और कौन सी शर्करा? एक मिनट, कौन सी शर्करा में? माल्टोज। जैसे रोटी हम लोग खाते हैं तो वो मीठी हो जाती है, तो वो किसके कारण? यही जो माल्टोज शर्करा है, ठीक है। मंड को इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्च। स्टार्च को किसमें किसमें कन्वर्ट करता है? शर्करा में। तो अब यहाँ पर बताओगे किस पोषक तत्व का पाचन सर्वप्रथम मुख में होता है? कार्बोहाइड्रेट। और अगर हमको पूछ ले कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तब आंसर क्या होगा? तभी पे मुख से होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है? कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, या वसा शक्कर में बदल जाता है, या प्रोटीन शक्कर में बदलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन किसमें कन्वर्ट होता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किसमें? शक्कर। और कौन सी शर्करा? शक्कर का मतलब क्या है? शर्करा। कौन सी शर्करा? माल्टोज में, ठीक है। इसके बाद में बताओगे, अच्छा हम पूछ ले, अधिकांश भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? कहाँ पर? छोटी आंत में। और या ये पूछ ले, भोजन का पाचन कहाँ संपन्न होता है, तभी तो आंसर क्या होगा? छोटी आंत होगा। मानव शरीर में आहार, आहार का मतलब क्या होता है? भोजन मुख्यतः में पचता है। किसमें पचता है? छोटी आंत। इसी को ही हम क्या कहते हैं? क्षुद्रांत। क्या कहते हैं? क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा बताओगे, छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम या पाए जाने वाले एंजाइम? कौन कौन से होते हैं? छोटी आंत को क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां पर स्मॉल है, तो तुम क्या याद रखोगे? स्मेल से। किससे? स्मेल। तो एस का मतलब क्या हो जाएगा? सुक्रेज। क्या होगा? अगर एज लगा होगा तो एंजाइम होगा, अगर ओज लगा होगा तो शर्करा है। जैसे सुक्रेज में क्या आ रहा है? एज आ रहा है, तो एंजाइम होगा। अगर हम कह देंगे सुक्रोज, तो ये क्या हो जाएगी? शर्करा हो जाएगी। एम से क्या हो जाएगा? माल्टेज। क्या होगा? माल्टेज। ई से इरेप्सिन। क्या होगा? इरेप्सिन। एल से लाइटेज, और एल से लैक्टेज। लैक्टेज है, एक ही मात्रा है, ठीक है। तो ऐसा ही पूछ सकता है कि छोटी आंत से स्रावित होने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे मान लो उसने दे दिया लाइपेज, दे दिया इरेप्सिन, दे दिया माल्टेज, दे दिया, इसके अलावा मान लो उसने दे दिया टाइलिन, तब आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। टाइलिन हो जाएगा, क्योंकि टाइलिन किसमें? लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। इसका आंसर क्या हो गया? छोटी आंत। अच्छा, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? बताया था, छा से छोटी और छा से
6 है, तो 6 से 7 मीटर। विटामिन सी का सबसे अच्छा बताओगे स्रोत कौन सा है? अच्छा, यहाँ पर अगर मान लो इसमें हम एक और ऑप्शन दे दें, मान लो हमने ये ऑप्शन दे दिया क्या, आंवला, अब कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है तभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य निम्न में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? बोलोगे इसमें से कौन सा ऐसा अंग है जो नहीं भी होगा तब भी पे हम काम अपना कर सकते हैं? दांत, दांत के बिना कर सकते हैं? पहले सही से पढ़ो। यकृत के बिना, स्किन के बिना, टॉन्सिल के बिना। ठीक है, तो टॉन्सिल हो ना हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। टॉन्सिल नहीं, देखो टॉन्सिल से का मतलब क्या है, ये जो हमारी क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां हमने बताई थी 3 जोड़ी होती है, मतलब 6 होती है। कौन कौन सी? देखो पैरोटिड होती है, और बोलो मैक्सिलरी, और देखो सब में, एक मिनट याद रखना, पैरोटिड होती है, यही सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर, या इसी को ही सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं। सबकी संख्या 2-2 होती है, 2 ये 2 ये 2 ये। ठीक है, 3 जोड़ी होती है। तो सबसे अगर बड़ी लार ग्रंथि पूछ लेगा, सबसे बड़ी लार ग्रंथि तो कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो यही जो कनगोज बोलते हैं ना, टॉन्सिल्स, गलसुआ, तो यही पैरोटिड ग्लैंड में ही पैरामिक्सोवायरस जो होता है उसी के इन्फेक्शन के कारण ये क्या हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके कारण, किसके बगैर भी हम अपना कार्य कर सकते हैं? टॉन्सिल्स। इसके बाद में बताओगे शरीर में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? अभी अभी हमने बताया था, अभी हमने क्या बताया था, एल से लाइपेज और एल से लैक्टेज बताया था। लेकिन यहाँ पर उसका आंसर क्या था? छोटी आंत। लेकिन यहाँ पर छोटी आंत दी नहीं है, ये बृहदांत्र दिया है। बृहदांत्र का मतलब क्या होता है? बड़ी आंत। तो क्या ये होगा यकृत, अमाशय, अग्नाशय? तब आंसर क्या होगा? अग्नाशय। ठीक है, तो अगर लाइपेज का स्राव कहाँ होता है, अगर उसमें छोटी आंत नहीं दिया है तब क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। और कभी भी दोनों ऑप्शन नहीं देगा। अगर दोनों देगा तो फिर क्या करना है वहां पर? छोटी आंत। ठीक है, हाँ इसका बताओगे आंसर? क्या दिख नहीं रहा वहां तक? ग्रसिका एक नली है जो कि भी कहलाती है आहार नली, या वायु नली, या डिम्ब वाही नली, या छोटी आंत। इसी को ही क्या बोलते हैं? फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। प्राणों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इन चारों में नुकीला मूल वाला दांत कौन सा होता है? बोलो कौन सा? देखो 4 प्रकार के दांत होते हैं। आई का मतलब क्या होता है? इंसीजर। सी का मतलब क्या है? कैनाइन। टीएम का मतलब क्या है? प्रीमोलर।
एम का मतलब क्या है? मोलर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रदनक। और इसको कृंतक। और प्रीमोलर अग्रचवर्णक। और मोलर का मतलब चवर्णक। चवर्णक। जैसे संख्या पूछ लेगा तो हम लोग इसका सूत्र किस तरीके से डिनोट करते हैं? बोलो। 21, 23। ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होता है? ऊपर वाले केवल जितने ऊपर होते हैं उतने नीचे होते हैं। तो ये एक ही संरचना ये देता है। उसी में तभी किसका मल्टीप्लाई किया जाता है? 2 को मल्टीप्लाई किया जाता है। देखोगे 2 ऊपर 2 नीचे कितने हो गए? 4 हो गए। और ये 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16। तो 16 गुणा 2, यही टोटल कितने हो जाते हैं? 32। और यही ये जो होता है स्थाई, ये स्थाई दंड सूत्र है। या हम कह सकते हैं वयस्क। ठीक है। वयस्क मनुष्य का दंड सूत्र पूछ ले या स्थाई दंड सूत्र पूछ लेगा तो ये वाला हो जाएगा। यहीं पर अगर मान लो उसने अस्थाई दंड सूत्र पूछा तब आंसर क्या होगा? तब देखो 21 23 की जगह 21 20 हो जाएगा। मतलब ये जो है ना मोलर वाले ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे? आई सी पीएम और एम होता है। तो यहां पर वही सेम लिखोगे, बस लास्ट वाले में 0 हो जाएंगे। ये वाले क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो देखोगे ये कितने? 4 2 6, 6 4 10। तो 10 गुणा 2 करोगे तो कितने हो जाते हैं? 20 हो जाते हैं। बच्चों में पूछेगा तो 20, बड़ों में पूछेगा 32। अब यहां पर पूछा है कि नुकीला दांत तो रदनक। देखा होगा कि 2 दांत जो हम लोगों के होते हैं वो एकदम नुकीले होते हैं, जैसे गन्ना वगैरह हम लोग जब चूसते हैं। ठीक है। तो यही वाले जो रदनक होते हैं इसी का ही हम लोग यूज करते हैं। या कोई भी चीज अगर वैसी है चीरने फाड़ने वाली, ठीक है, इनका मेन वाले क्या होता है? चीरना फाड़ना होता है। और अच्छा कृंतक का मतलब क्या होता है? देखो इंसीजर, इंसीजर किसे कहते हैं? कैची होती है इंसीजर मीन से। सीजर मीन से, सीजर मीन से क्या होती है? कैची होती है। तो कैची का कार्य क्या होता है? काटना होता है। तो काटना कुतरना ऐसे याद रख सकते हो। तो जो कृंतक है इसका काटना या कुतरना, और जो रदनक है इसका चीरना फाड़ना होता है। और इसका चाहे अग्रचवर्णक हो और चाहे चवर्णक हो, ये किसका कार्य करते हैं? चबाने या पीसने का कार्य करते हैं। ये जो लास्ट वाले होते हैं जिसको हम लोग दाढ़ भी बोलते हैं, ठीक है, ये पीछे वाले, तो यही होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रदनक। नेक्स्ट बताओगे अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। बताओगे कहां पर? जितने भी पोषक तत्व हैं, ठीक है, वो रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। तो कहां पर? बड़ी आंत में, मुंह से, छोटी आंत से या पेट से? तो कहां पर? छोटी आंत में। और चाहे वो ये पूछ ले भोजन का पाचन सबसे अधिक या अधिकांश भोजन का पाचन कहाँ होता है, या भोजन का पाचन कहाँ संपन्न होता है, ठीक है, तभी का आंसर क्या होगा? छोटी आंत हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, अब ये सारे क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। प्रकाश में संचरित होता है। बताओगे
प्रकाश जो है वो वक्र रेखा में या ऊर्ध्व रेखा में या सीधी रेखा में या क्षैतिज रेखा में किस प्रकार से ट्रेवल करता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति या चाल कितनी होती है। देखो 3 × 10⁻⁻8 होगा या 8 होगा, 8 होगा, तो जो माइनस वाला है ये खत्म। अब देखो 10⁸ मीटर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स, हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकेंड लिखते हैं, मीटर प्रति सेकेंड लिखते हैं। अब यही जो ऊपर जाता है तो हम क्या लिख देते हैं, सेकेंड के पावर -1 या उसी को क्या कह देते हैं, सेकेंड इनवर्स बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाँ, यहां पर बताओगे निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, बताओ सही है। मान लो अगर कोई माध्यम सघन माध्यम है तो उसमें प्रकाश की चाल अलग होगी, विरल माध्यम है तो उसमें प्रकाश की चाल अलग होगी। तो ये क्या है, सही है। दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है, ये भी क्या है, सही है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बैगनी रंग, ठीक है, जो विद्युत पढ़ते हैं तो उसमें सबकी तरंग दैर्घ्य वगैरह सब अलग अलग होती है। तो हर एक कलर का अपना अलग रोल होता है। तो यहाँ पर दिया था अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश की चाल क्या होती, अलग अलग होती है। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपतन और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, सही है। अच्छा, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो अपवर्तन की जगह क्या होता, परावर्तन, तब ये क्या हो जाता, सही हो जाता। तो यहाँ पर यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसने पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो यही हो जाएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, तो ये क्या है, सही है। ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3, ठीक है, ये पूछा गया। और वैसे भी ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। हाँ, ये बताओगे, अगर थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगाया होगा तो इसका आंसर दे दोगे। उसने पूछा है यदि प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण से 30 डिग्री का आपतन कोण पर गिरती है तो परावर्तन कोण कितना होगा, कितना होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कौन सा नियम है, स्नेल का नियम बोलते हैं, ठीक है। यही जो भी हम लोग पढ़ के आए हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही रेखा पर होते हैं, ये एक ही समतल पर होते हैं, ठीक है। ये कौन सा नियम कहलाता है, स्नेल का नियम। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। परावर्तन का नियम नहीं है, बताओगे कौन सा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं, सही। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण, ठीक है, ये भी क्या है, सही है। इसके बाद में थर्ड दिया, परावर्तित किरण हमेशा आपतित किरण के विपरीत दिशा में होती है। आपतित किरण और कौन सी, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण हमेशा क्या एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे मान लो ऐसे करके, अगर ये इधर को है तो ये इसके अपोजिट, ठीक है, ये ऐसे है तो ये किधर को हो जाएगी, ऐसे होगी, मक्खी बैठी है उड़ गई, तो यहां पर ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, एक दूसरे के हमेशा क्या होगी, विपरीत दिशा में होती है। फिर इसके बाद में ये परावर्तन प्रकाश की गति को प्रभावित करता है, बताओगे कौन सा इसमें से गलत है, तो कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ये परावर्तन का जो नियम पढ़ते हैं, ठीक है, कि आपतन किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही
तल पर होते हैं या एक ही रेखा में होते हैं। इसके बाद में आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और परावर्तित किरण हमेशा आपतित किरण की क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है। यही क्या है, परावर्तन का नियम है। लेकिन परावर्तन प्रकाश की गति को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट बताओगे, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, एक मिनट, अब बताओगे, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से प्रवेश करता है, यहाँ पर में होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह सीधा तथा हो जाता, कैसा हो जाता है, कम घनत्व के माध्यम में परावर्तित हो जाता है, या नॉर्मल से दूर झुकता है, या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, या नॉर्मल की ओर झुकता है। पूछ रहा सघन से जब विरल में जा रहा है। अच्छा बताओगे, सघन माध्यम और विरल माध्यम यहाँ पर किस हिसाब से दर्शाए जाते हैं, तो अपवर्तनांक जिसका अधिक होता है, ठीक है, वो सघन माध्यम, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है, जैसे मान लो हम कह दें जल और वायु, इसमें से कौन सा सघन माना जाएगा, कौन सा विरल। जल क्या होगा, ये होगा सघन। अच्छा, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, इसका होता है 1.33, और इसका जो होता है 1.008 होता है, इसमें देखोगे। और अच्छा, हीरे का बहुत बार पूछा गया, 2.42 होता है, इसमें हमने ऐड कर दी लिस्ट, ठीक है। जिनके जिनके पूछे जाते हैं अपवर्तनांक, जैसे निर्वात माध्यम में क्या दिया है, निर्वात, निर्वात का 1 होता है, वायु का 1.003 है, ठीक है, 1.003 है, और जल का 1.33 हो जाएगा, कांच का 1.5 और हीरे का 2.42, ठीक है। यही पूछे जाते हैं। जैसे चलो हम पूछ रहे हैं, एक किसका होता है, निर्वात का, इसके बाद में 1.5 किसका होता है, कांच का, 1.5 किसका है, कांच का, 1.33 किसका है, जल का, और 1.003 किसका है, वायु का, और 2.42 हीरे का, ठीक है। तो ये पूछ लेता है कभी कभी अपवर्तनांक, तो इसीलिए हमने इसमें ऐड कर दिया। हाँ, इसका आंसर बताओगे, तो जब भी याद रखोगे सघन से विरल की ओर जाएगा, सघन से विरल की ओर, तो ये क्या होता है, नॉर्मल से दूर झुकता है, ठीक है, नॉर्मल से दूर झुकता है। कि अगर ये मान लो ऐसे आना है, ऐसे सीधे जा रहा है, तो थोड़ा क्या होगा, ऐसे करके नहीं, जैसे मान लो ऐसे जा रहा है, तो ऐसे सीधे ना जा करके थोड़ा क्या हो जाएगा, ऐसे झुक जाएगा, तो नॉर्मल से दूर झुकता है। हाँ, ये बताओगे, समतल दर्पण के बारे में पूछा है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अच्छा, समतल दर्पण होता कौन सा, हम लोग फेस देखते हैं जिसमें, ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण होता है, समतल होता है। अब उसने पूछा है कि जो समतल दर्पण होता है, बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक उल्टा होता है, आभासी सीधा होता है, या वास्तविक सीधा होता है, या आभासी उल्टा होता है, आभासी सीधा, अच्छा वास्तविक उल्टा, हाँ बढ़िया है। देखो याद रखना, अगर तुमसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में, वैसे आशीष होता है, क्या होता है नाम में, आशीष होता है, लेकिन तुम उसको लिखोगे क्या,
आशीष, क्या लिखोगे? आशीष। आ का मतलब आभासी, आ का मतलब क्या होगा? आभासी। और सी का मतलब सीधा, और सा का मतलब समतल। ठीक है, तो जो समतल दर्पण है उसकी इमेज कैसी होगी? आभासी और सीधी होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर समतल दर्पण दिया है, अवतल उत्तल से भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा हो जाएगा। अब बताओगे, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जिसमें हम लोग फेस देखते हैं वो कैसा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है, और उसमें इमेज जो बनती है वो आभासी और सीधी बनती है। लेकिन उसने पूछा समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, वो कहां पर बनती है? बताओ, दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे या दर्पण पर या अनंत पर? सामने। हाँ, क्या तो हम लोग जाते हैं देखते हैं तो हम लोग सामने ही तो उसमें लिखते हैं। हमेशा याद रखना, अगर समतल दर्पण है उसमें कहां पर इमेज? पीछे दिखेगी, सामने नहीं दिखती है। कहां दिखती है? हमेशा पीछे दिखती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार ये रिपीट होते हैं। हाँ, यहाँ पर ये बताओगे क्वेश्चन का आंसर। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामिति छाया देखते हैं। ऐसा मतलब किसके कारण होता है? जब अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, और पारदर्शी क्या होता है? जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो उसने वही क्वेश्चन किया है कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामिति छाया देखते हैं। ऐसा किसके कारण? मान लो हम ही लोग हैं, हम लोग पारदर्शी है या अपारदर्शी है? अपारदर्शी है, तो हम लोगों की जैसे छाया रात को, ठीक है, जैसे लाइट जल रही होती है तो हम लोगों की छाया दिखाई देती, परछाई। तो ऐसा किसके कारण होता है? लेकिन वहां पर प्रकाश बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग भी रात को क्या जलाते हैं? लाइट जलाते हैं। लाइट का मतलब ये क्या होता है? प्रकाश। तो वहां पर जो हम लोगों को क्या दिखती है? छाया, परछाई दिखती है। वो किसके कारण दिखती है? प्रकाश के परावर्तन या विवर्तन, या किसी वस्तु द्वारा प्रकाश के विक्षेपण, या प्रकाश की एक सीधी रेखा में यात्रा करना। बोलो, प्रकाश के परावर्तन। अभी हमने दूसरा क्वेश्चन शायद ये पहला करवाया था कि जो प्रकाश है कैसी रेखा में गति करता है? सीधी रेखा में गति करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गति करता है, उसी के कारण हम अपनी छाया, ठीक है, देख पाते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी में पूछा गया, ठीक है, एपीपी दे दिया है। अब बताओगे, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना बताओगे कौन सी होगी? दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना है, बताओ। परावर्तन है, या व्यतिकरण, या अपवर्तन, या विवर्तन? किसके कारण? तो हमेशा याद रखना कि दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किसके कारण? परावर्तन के कारण। जब तक कोई भी किरण परावर्तित नहीं होगी, परावर्तित का मतलब क्या होता है? कि जाना और जाके वापस आना, ठीक है, तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, तो परावर्तन के कारण ही प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद में बताओगे, गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अच्छा, यहां पर हम तुमसे पूछ लें, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? पूछा गया क्वेश्चन, बोलो कितने टाइप का होता है? जो हम लोग उत्तल और अवतल पढ़ते हैं ना, वो किसके
टाइप होते हैं गोली दर्पण के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। एम का मतलब मिरर है, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। याद रखना, देखो इसमें भी कौन है, इसमें भी कौन है। अब बताओगे सी पहले आएगा या बी पहले आएगा? सी पहले आएगा। और इसमें आ पहले आएगा या ऊ पहले आएगा? क्योंकि कभी कभी यही इंग्लिश में भी कॉनकेव दे देता है और हिंदी में भी कॉनकेव दे देता है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो अवतल है वही कॉनकेव है और जो उत्तल है वही क्या है, कॉन्वेक्स है। क्या है, कॉन्वेक्स है। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है। तो उसने पूछा है गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? वस्तु की दूरी गुणा प्रतिबिंब की दूरी, या वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी, या प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई बटे, मतलब नहीं, प्रतिबिंब की ऊंचाई गुणा वस्तु की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो याद रखना, जो आवर्धन गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन में होता है वो किसके बराबर होता है? तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, इसके क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद में कुछ और इसके क्वेश्चन करवा रहे हैं, बताओगे निम्न में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, आग से होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। कौन सा हो जाएगा? सी। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर अपवर्तन के और कौन से उदाहरण हैं? जैसे कोई चीज गहराई, ठीक है, वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, किसी छड़ी को अगर हम पानी में डाल रहे हैं या पेन को हम पानी में डाल रहे हैं, तो वो थोड़ी कैसी टेढ़ी और वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देती है, ठीक है। तो ये भी किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण। और इंद्रधनुष का जो निर्माण है, ठीक है, ये किसके कारण है? इंद्रधनुष जो है इसका निर्माण जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और जो प्रिज्म पर जो इंद्रधनुष के रंगों का जो बिखराव होता है वो किसके कारण होता है? वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और तारों का टिमटिमाना, ये भी किसका है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखो उसने पूछा है अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो एक ही बस नहीं होगा। यहाँ पर इंद्रधनुष का निर्माण है, तारों का टिमटिमाना भी है, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, ठीक है, ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। लेकिन अस्त होते हुए सूर्य का रंग जो होता है लाल होना, ये प्रकाश के विकिरण के कारण होता है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बताओगे निम्न में से कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है? पुतली, कर्णावर्त, या कॉर्निया, या पश्चमादि मांसपेशियां। देखो कर्ण का मतलब क्या होता है? कान, और वो पूछ क्या रहा है? आंख, तो यही हो जाएगा। इसको सीलियरी मसल्स बोलते हैं इंग्लिश में। इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? बताओ। अच्छा हम पूछ रहे हैं प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? बोलो। पीला होता है, लाल होता है और नीला, ठीक है। तो पीला, लाल और नीला ये प्राथमिक रंग है। उसने पूछा है
प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो नीला है ये कैसा है, प्राथमिक रंग है, उसने प्राथमिक रंग के मेल से, ठीक है, तो यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर नारंगी भी बना हुआ। अच्छा, नारंगी रंग किसके किसके मेल से बनता है, लाल और पीला। बैगनी किससे बनता है, नीला और, हाँ नीला और लाल, तो बैगनी बन जाएगा। हरा, नीला और पीला मिला दोगे हरा बन जाएगा। उसने पूछा था कौन सा नहीं बना है, तो क्योंकि ये प्राथमिक रंग है, ये किसी के संयोजन से बना नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। बाकी ये किसी ना किसी उससे बने हुए। आज बना के देखना, जो बोल रहे ना ये हरा वाला कि हरा नहीं बनेगा, तो आज बना के देखना, नीला और पीला मिक्स करना, हरा बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। हाँ, आप बताओगे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश की तीव्रता की किसकी है, दूरी की। और पारसेक किसकी इकाई है, पारसेक, ये भी दूरी की है। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का विवर्तन या विकिरण या अपवर्तन। प्रकाश का, आकाश का नीला रंग, ठीक है, या सूर्य का लाल रंग सूर्योदय सूर्यास्त के समय, ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसके बाद में बताओगे दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभी अभी हमने बताया था अवतल दर्पण में कैसा, आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। या जैसे मान लो अगर जैसे इधर वाले अगर ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ठीक है, तो वहां जो लगा होता है दर्पण, ठीक है, वो कौन सा होता है, अवतल है, क्योंकि वो कैसा दिखाता है, बड़ी दिखाता है, ठीक है, तो वहां तुम्हें लगेगा हाँ बढ़िया है, और जब बाद में देखोगे घर में आगे तो थोड़ा घटिया लगेगा। हाँ, तो इसमें बताओगे कौन सा यूज करता है, कौन सा, अवतल। और जैसे बताओगे जैसे टॉर्च वगैरह, इसमें कौन सा टॉर्च का यूज करते हो, उसमें अवतल होता है या उत्तल, बोलो। तो याद रखना उसमें कौन सा होता है, अवतल दर्पण ही होता है। इसमें देखोगे हमने अवतल दर्पण, इसमें देखोगे जो वाहनों के हेडलाइट होते हैं, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है दांतों के डॉक्टर के द्वारा। और इसके अलावा दाढ़ी बनाने और मेकअप वाले जो शीशे होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कौन सा, अवतल दर्पण का यूज होता है। सौर कुकर में, इसके अलावा टॉर्च और सर्च लाइट फोटो स्टूडियो में, ठीक है, इन सब में अवतल दर्पण का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर याद रखना उत्तल दर्पण जो होता है, जैसे गाड़ी होती है, कोई भी वाहन होता है, उसमें जो पश्च मिरर, ठीक है, पीछे का मतलब पीछे का व्यू देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, तब वहां पर उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ पर देखोगे उत्तल दर्पण में क्या लिखा है कि वाहनों के पश्च दर्पण मतलब रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। और बाकी जैसे वाहनों के हेडलाइट हो गई, सौर कुकर हो गए, और इसके अलावा दाढ़ी बनाने वाले और मेकअप वाले शीशे में, ठीक है, और डेंटिस्ट के द्वारा टॉर्च और सर्च लाइट में किसका, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। हाँ, अब इसके बारे में बताओगे
एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। जैसे तुम लोग भी, ठीक है, एक फोटो उसे डबल बना लेते हो, ऐसा ही इसमें दिया है कि एक कौन सा ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। दिया है स्टीरियोस्कोप या स्ट्रोबोस्कोप या स्पेक्ट्रोस्कोप या स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप तो कहीं से नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर स्टेथोस्कोप हमने कट कर दिया, लेकिन स्टेथोस्कोप का यूज कहाँ पर होता है? हृदय की धड़कन मापने में। हाँ, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। अरे भैया, स्पेक्ट्रोस्कोप का जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, उसमें जो प्रिज्म जो होता है, ठीक है, उसमें इसका यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो होगा कौन सा? स्टीरियोस्कोप होता है, उसमें सर्च करोगे जाके, ठीक है, वहां तुम्हें जैसे मान लो कि ये बोर्ड है, ठीक है, अगर तुमने इसकी इमेज ली है तो इसकी डबल कॉपी करके दिखाएगा, ठीक है, तो अपनी इमेज लोगे तो तुम्हारी भी डबल दिखाएगा। कौन? स्टीरियोस्कोप। इसके बाद में बताओगे प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में द्वारा की गई थी। ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के दौरान, ठीक है, कितने रंगों का प्रकीर्णन होता है? 7 रंग, जिनको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? विबग्योर, ठीक है, 2, 2 4, 2 6 और 1 7। वी का मतलब वॉलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू और जी का मतलब, और वाई ओ आर रेड। तो किसने खोज की थी? क्या हेनरी मोजले ने की थी? अच्छा, हेनरी मोजले ने किसकी खोज की थी? किसके बारे में? आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। हेनरी मोजले किससे रिलेटेड है? आधुनिक आवर्त सारणी। और मेंडलीव आवर्त सारणी। और आर्किमिडीज, अच्छा बताओगे उत्प्लावन का नियम किसने दिया था? ठीक है, वही तैरने से संबंधित है। तो बचा क्या? आइजैक न्यूटन, ठीक है। लेकिन पता है, अगर ये सही से नहीं पढ़ा है तो तुम्हें फिर न्यूटन नहीं लगेगा। न्यूटन माइंड में यह आएगा कि न्यूटन गति के नियम से संबंधित है, तो ये होंगे नहीं। सबसे पहले माइंड में यही आएगा, पहला क्वेश्चन यही, वो कट कर दोगे, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? यही होगा। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? अच्छा बताओगे लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता को पहले बताओगे किसमें मापा जाता है? डायोप्टर में मतलब डायोप्टर में मापा जाता है। अब यहाँ पर हमने पूछा है कि लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता, इसका सूत्र क्या होता है? क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। तो 1 कितना दिया है? 25 दिया है। हाँ, ये इसमें दिया किसने? सेंटीमीटर में, और वो होता किसमें है? मीटर में, ठीक है। तो इसी को अगर देखो यहां पर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 हो जाएगा।
0.04 सेंटीमीटर में दिया है, और इसी को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का क्या करेंगे, बोलो 100 का गुणा करेंगे या भाग करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये जो होगा कितना हो जाएगा आंसर, 4 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो बस ये याद रख लेना कि लेंस की क्षमता और फोकल दूरी में अंतर क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। ठीक है, लेकिन हमेशा उसमें आता किसमें, डायोप्टर में आता है। तो ये सेंटीमीटर में दिया, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, यहां पर बताओगे, दिया है यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता। तो अच्छा बताओगे, अगर दूर की वस्तुएं, ठीक है, स्पष्ट नहीं दिख रही है तो इसका मतलब कौन सा दोष होगा। तो हम लोगों को लगता कैसा है कि दूर की नहीं दिख रही है, तो होना कौन सा चाहिए दोष, दूर दृष्टि दोष है, लेकिन अपोजिट होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल। अब यहां पर बताओगे उत्तल लेंस का उपयोग करके या अवतल लेंस का, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा, अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। और अगर मान लो हम यही में कह दें कि यदि किसी व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही तो इसे कैसे ठीक किया जाएगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष होगा, और यहाँ पर क्या था, अवतल लेंस है, वहां पर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। हाँ, बताओगे, जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है, कैसी। जब पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है, या पारदर्शी या प्रकाशमान या पारभासी। तो क्या पारदर्शी वस्तुएं अगर आएंगी तो क्या छाया बनेगी, नहीं बनेगी। तो कैसी, अपारदर्शी। जैसे मान लो अगर रात को लाइट जल रही है, ठीक है, अगर वहां से अगर तुम गुजरे हो, ठीक है, तो तुम्हारी अगर इमेज बन रही है तो तुम पारदर्शी हो या अपारदर्शी, अपारदर्शी। अगर तुम पारदर्शी हुए तो तुम्हारी इमेज नहीं बनेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। अब इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, तुम ही लोग बताओगे। अच्छा, बेंजामिन फ्रैंकलिन किससे रिलेटेड है, इन्होंने सड़क चालक, पियरे क्यूरी, इन्होंने रेडियम की खोज की, और पाल विलार्ड। अब बताओगे इन दो में से कौन होगा आंसर। अच्छा, पाल विलार्ड या न्यूटन। हाँ, कह दो। अगर मान लो दो आंसर ना कट होते हैं तो आप बेंजामिन फ्रैंकलिन को थोड़ा थोड़ा जानते हो, हाँ, तो वो हो जाता। अब कहते हैं इन दो में से न्यूटन हम लोग बस रटे हुए गति के नियम से, तो इसको भी अलग कर दिया है, तो पाल विलार्ड है। याद रखना इसका भी आंसर क्या है, न्यूटन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और सबसे ज्यादा बच्चों ने पता है आंसर कौन सा इसमें किया था, नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन और ये वाला। ठीक है, ये वाला ज्यादातर सभी ने इग्नोर कर दिया कि न्यूटन गति के नियम से संबंधित है। ये तो होंगे ही नहीं सबसे पहले, कि सबसे पहले कौन सा कैंसिल होगा, हाँ, आइजैक न्यूटन। इसमें कोई डाउट है क्या। अच्छा, ये है
हाँ इसका भी बता दो। टॉर्च सर्चलाइट और वाहन की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? अभी वैसे ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं। कौन सा दर्पण? निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? परितारिका, कॉर्निया, पुतली, रेटिना। रेटिना। अच्छा बताओगे, जब हम लोग आंख को दान करते हैं तो कौन सा भाग दान किया जाता है? क्या पूरी आंख को दान करते हैं? कौन सा भाग? कॉर्निया। और जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वो कहां पर बनता है? रेटिना पर। अच्छा ये पुतली जानते हो? कैसा भाग होता है, मतलब किस कलर का? हाँ। और परितारिका, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। लेकिन यहां पर बताओगे मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है कौन? जो प्रकाश जाता है, ठीक है, तो वो कौन? रेटिना नहीं, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन प्रवेश करने की सुविधा कौन प्रदान करता है? कि प्रकाश अंदर जाएगा तो किसके माध्यम से जाएगा? कॉर्निया के माध्यम से, तभी अंदर रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और अंदर जाएगा ही नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। इसके बाद में बताओगे दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? क्या हो जाएगा? दूर है, हाँ तो क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा, उत्तल लेंस से। इसके बाद बताओगे वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का? उत्तल या अवतल? तो यहाँ पर जो रियर व्यू मिरर, ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो पश्च दृश्य देखने के लिए, तो क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा, अवतल नहीं। वो तो हेडलाइट में, वाहनों की जो हेडलाइट होती है, ठीक है, या टॉर्च हो गई, सर्च लाइट हो गई, सोलर कुकर, इनमें किसका यूज होता है? अवतल का। इसके बाद में बताओगे सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर बताओगे, समय में कितना अंतर होता है? दिया है 10 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट या 2 मिनट। कितना होता है? 8 मिनट। अच्छा यहां पर अगर हम पूछ लें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंचता है? पहुंचने में कितना समय लगता है? हाँ 8 मिनट कितने सेकेंड? 8 मिनट 20 सेकेंड। और चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश कितनी देर में? नहीं पता, लगभग 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर जो होता है वो 2 मिनट होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन अगर पूछेगा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में, पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। अब यहां पर बताओगे हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया मतलब क्या है? दूरदृष्टि दोष। देखो ऐसे भी याद रख लेना, जब जैसे मान लो किसी को हिंदी में पता है, इंग्लिश में नहीं पता है, क्या दिया है? हाइपर मेट्रोपिया। मेट्रोपिया में क्या आ रहा? मेट्रो। तो मेट्रो का यूज कब करते हैं? जब हम लोग दूर जाते हैं, ठीक है। मेट्रो का यूज कब करते हैं? जब दूर जाते हैं। तो दूर से याद रखना दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को ही क्या कहते हैं? हाइपर मेट्रोपिया। और निकट दृष्टि दोष जिसको क्या बोलते हैं?
निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। मायोपिया मतलब माँ के पास, ठीक है। मायोपिया मतलब माँ के निकट है, तो मेट्रो का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको मायोपिया बोलते हैं, और दूरदृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं। अब उसने पूछा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि दोष बिंदु सामान्य निकट दृष्टि दोष बिंदु से अधिक दूर स्थित होना चाहिए। 27 सेंटीमीटर, 26, 25 या 24 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक है, कि वस्तु से तुम्हारे बीच की, ठीक है, जो दूरी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। हाँ, इसका बताओगे। दिया है ऐसे पदार्थ जिनके आर पार वस्तुओं को देखा तो जा सकता है किंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उन्हें पदार्थ कहा जाता है। अपारदर्शी, चमकदार या पारदर्शी या अल्प पारदर्शी। अच्छा, इसमें से तुरंत कौन से हो जाएंगे कट? क्या पारदर्शी होगा? चमकदार होगा? अब बताओगे अपारदर्शी या अल्प पारदर्शी? उसने देखा है, उसने बोला है कि देखा तो जा सकता है किंतु स्पष्ट रूप से नहीं। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो अल्प पारदर्शी होगा वो देखा तो जा सकता है लेकिन, ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं। निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है? अब बताओ। अभी हम लोगों ने अवतल दर्पण वाला पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें कैसा था? आभासी था, ठीक है, आभासी था, सीधा था और बड़ा था अवतल दर्पण में। लेकिन यहां पर दिया है अवतल लेंस भी दिया है, अवतल दर्पण दिया, उत्तल दर्पण दिया, समतल दर्पण भी दिया। तो अब बताओगे कैसा? आभासी और बड़ा है, तो इसका मतलब ये अवतल, हाँ दिया तो है अवतल दर्पण, सही तो है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आसी अब पढ़ा था, तो इसका मतलब आभासी, सीधा, आ से मतलब अवतल दर्पण और बा का मतलब बड़ा, ठीक है। तो यही ए हो जाएगा। अब इसके बाद में बताओगे ऑस्ट्रेलिया विश्व भर के उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से यूवी किरणों, यूवी का मतलब क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, के संपर्क में आने के कारण होता है। इसके लिए इनमें से कौन सी यूवी किरणें जिम्मेदार हैं? अब बताओगे कौन सी? अब देखो, पहला दिया है यूवी किरणें जिम्मेदार नहीं है, ऐसा हो सकता है यूवी ए और यूवी बी, या यूवी ए या यूवी बी, जो मतलब पराबैंगनी किरणें होती है, इनके टाइप होते हैं ए और बी वाली। तो ये कौन सी होती है जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है? तो याद रखना। अच्छा हाँ, कुछ तो ये वाले भी होंगे, ए और बी वाले दोनों वाले, ठीक है। तो याद रखना जो यूवी बी होती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज कौन सी? बी वाली, तो ये कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट बताओगे प्रकाश में संचारित होता है, ये रिपीट है, बताओ क्या हो गया? क्षैतिज या ऊर्ध्व वक्र या सीधी रेखा? अभी भी पढ़ा था कि प्रकाश संचरित होता है किस माध्यम में या किस रेखा में? सीधी रेखा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? अब देखो, क्या धूप का चश्मा या संयुक्त लेंस ये होगा? अब इनमें से बता दो। निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है? ठीक है, कौन सा होगा?
अवतल लेंस हो जाएगा। इसके बाद में बताओगे इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो किसको दर्शाती है? अपवर्तन को या विवर्तन या परावर्तन या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। जो प्रकाश जो इंद्रधनुष है वो 7 रंगों में बिखर जाता है, ठीक है, तो वो किसके कारण होता है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। अब बताओगे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? अच्छा हमने फालतू में बता दिया। हाँ 8 मिनट 20 सेकेंड, ये भी हो चुका है। बताओ दाढ़ी बनाने के प्रयोजनार्थ किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कौन सा? अवतल। उत्तल नहीं, अवतल। निम्न में से कौन सा विकल्प लेंस के सूत्र को दर्शाता है? अगर यहीं पर दर्पण का पूछेगा तब आंसर क्या होगा? ये दर्पण का हो गया, लेंस का। बताओ यहां पर लेंस का पूछा है। अच्छा क्या इसमें प्लस आएगा? प्लस इसमें नहीं आएगा। क्या यहाँ पर H आएगा? तो प्लस नहीं आएगा, तो ये दोनों कैंसिल। बचा क्या? वही 1/f बराबर 1/v माइनस ये लेंस का पूछा था, ठीक है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और यहीं पर अगर हम दर्पण का पूछ लें तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो यहां पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अच्छा टाइम देखें, चलो एक और कर लो बस। हाँ इसका बताओ जल्दी से। प्रकाश आंख में से प्रवेश करता है किससे? अभी भी ये भी कर चुकी हो, बस उसकी लैंग्वेज घुमाइए, ठीक है। कहां से प्रवेश करता है? कॉर्निया से। इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? आकाश का नीला रंग या तारों का? अच्छा तारों का टिमटिमाना भी पढ़ा था, किसके कारण? अपवर्तन था। और इंद्रधनुष ये भी अपवर्तन का था। सफेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों में विभक्त होना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या हो जाएगा? आकाश का नीला रंग। और ये बताओगे निकट दृष्टि दोष को भी कहा जाता है। अभी भी बताया था, क्या कहते हैं निकट दृष्टि दोष? मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं। हाँ जल्दी से बताओगे। उसने पूछा निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट में उस उपयुक्त को संकेत, उस उपकरण को संकेत या सिग्नल लेता है जिसे वह नियंत्रित करता है? अवरक्त, एक्सरे या ध्रुवीय या पराबैंगनी? कौन सी? रिमोट वगैरह में अवरक्त किरणें होती। एक लेंस जिसकी पावर क्षमता कितनी है? प्लस का 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। अब बताओगे अभी हमने क्या बताया था? P बराबर 1/f बताया था। तो यहां पर कितना है? 2 बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा उसने दिया है ना, हाँ तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा? 50 डी वाला हो जाएगा। कितने हैं टोटल क्वेश्चन? अभी इसमें है काफी। चलो फिर बाद में कर लेंगे।
ये ऐसा करेंगे, इसकी हम पीडीएफ सेंड कर देंगे आंसर की, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें फिर दूसरी करवा देंगे।